Welcome to my channel. Hope so, dear student, you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss with you is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सेंसिस करवाना, लिपिड सेंसिस करवाना और कैल्शियम स्टोरेज करवाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1945 के अंदर सैक लाइक मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो फर्स्ट देखी गई साइटोप्लाज्म ऑफ चिक एम्ब्रियो सेल्स के अंदर। ठीक है, और इन्हें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स कहा गया। ठीक है, जिसको डेलिकेट स्ट्रैंड के नेटवर्क की फॉर्म में और वेजिकल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल हैं। ठीक है, और ये जो है इंटरकनेक्टिंग से नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, वेसिकल्स बनाती हैं और सिस्टर्ने बनाती हैं सेल के अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जाता है साइटोस्केलेटन का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, और ये सबसे पहले पोर्टर ने, क्लाउड ने और फुलमैन ने 1945 में एज अ नेटवर्क ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्म है ये सबसे पहले पोर्टर और फुलमैन ने 1952 के अंदर यूज़ की। ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखी जाती है या मौजूद होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट, ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अमाउंट है वो सेल टू सेल वेरी करती है। स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ये सिर्फ फ्यू वैक्यूल्स से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में ये क्वाइट सिंपल है। ठीक है, और फ्यू ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होती है। उसके बाद वो सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, जैसा कि लीवर और पेंक्रियाटिक सेल और फिब्रोब्लास्ट, इनके अंदर अबंडेंट अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये टोटल मेम्ब्रेन का 30 to 60% बनाती है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मौजूदा वक्त में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ओरिजिन है वो अभी तक ठीक से मालूम नहीं किया जा सका। ठीक है, लेकिन इससे मुतल्लिक एक हाइपोथेसिस है और वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप से बर्ड ऑफ हुई है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़ाहिर होता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप से अराइज हुई आउटफोल्डिंग के रिजल्ट में, या फिर ये कहा जाता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज हुई इनफोल्डिंग से। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होती है। कब और कैसे? राइबोसोम की डिटैचमेंट के ज़रिए से। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंड स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। जब उससे राइबोसोम डिटैच हो जाते हैं तो उससे फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। ठीक है, तो टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुकाबले में थिनर है। उसकी थिकनेस जो है वो 50 एमस्ट्रॉन्ग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 80 to 100 एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थिनर है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो स्टडीड होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। यहाँ आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई गई है और इसके ऊपर ये येलो कलर में आपको राइबोसोम्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रीजन है जो कि ट्यूबुलर है और उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ठीक है, और राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही
टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से रफ अपीयरेंस शो करती है, सो इट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेक्स राइबोसोम, सो इट इज़ स्मूथ इन नेचर। ठीक है, अब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंट्रासेलुलर 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। ठीक है, और इसके 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टर्नी को। ये फ्लैटेंड, अनब्रांच और सैक लाइक एलिमेंट हैं। ठीक है, और ये स्टैक्स में पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से रफ अपीयरेंस होती है। और उसके अलावा सिस्टर्नी के पास ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 कहा जाता है, जो कि राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाइंड करवाती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद है ट्यूब्यूल्स। ये क्या हैं? ये इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि नेटवर्क बनाती हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और इनके पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। वेसिकल्स जो हैं ये ओवल और राउंडेड वैक्यूल लाइक एलिमेंट हैं, ये भी फ्री ऑफ राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके पास एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में मौजूद होता है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटसाइड पे मौजूद होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पास कर सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के होल्स के ज़रिए से, लेकिन ये डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होते हैं, ये पास ऑन होती हैं। यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो की गई है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, जिससे बर्ड अप हुई है, और इसका कुछ पोर्शन जो है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? राइबोसोम्स। और दूसरा जो इसका पार्ट है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, और ये इनके अंदर जो स्पेस है डेट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन। ठीक है, और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है मौजूद होती है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब अगर हम मोलेकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल से बनी हुई है, और ये 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है ये सैंडविच हुए हुए हैं 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से, दूसरे मेम्ब्रेन्स की तरह जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस से मटेरियल्स पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, वहाँ से वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी अपरेटस तक, और फिर वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और मेथड इन्वॉल्व है जिसे मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट साइट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन इकट्ठी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लिपिड्स के ट्रांसफ़र को और दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र को अलाउ किया जाता है, और ये मेथड क्या है? मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट साइट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को भी देखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को भी देखेंगे, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को भी देखेंगे। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सरफेस फॉर राइबोसोम। ये स्पेस प्रोवाइड करती है और राइबोफोरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि राइबोसोम्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हो सकें। उसके बाद ये प्रोटीन सेंसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। कैसे? शुगर्स को लिंक कर देती है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ स्टार्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही, और फिर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ प्रीकर्सर्स की सेंसिस में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, जब गोल्जी अपरेटस से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है तो एंजाइम प्रीकर्सर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन में भी रोल है इसका, किस तरह से लॉस ऑफ राइबोसोम करके ये क्या करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। तो यहाँ आप देखें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये राइबोसोम इस पे एब्सेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। और उसके बाद ये अबंडेंट होती है लीवर और गुनेट सेल्स के अंदर। इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज करती है। ठीक है। वो सेल्स जो प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करते हैं जैसा कि टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं या स्किन ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स में जो है इसका रोल है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये गोल्जी अपरेटस प्रोड्यूस करती है, लाइसोसोम प्रोड्यूस करती है और वैक्यूल्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये बहुत से रिसेप्टर्स को अटैच करवाती है सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के ऊपर और स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। मसल सेल्स के अंदर ये क्या करती है, कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके पास एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मौजूद होता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। उसके बाद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। और ये स्मूथ और स्ट्राइटेड मसल्स में पाई जाती है। ठीक है। एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है। दोनों के पास प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है। और दोनों की जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ठीक है। और उसके बाद ड्रिफ्टिंग हैं। ठीक है। और अपनी ल्यूमेंस के साथ कन्फाइंड है। ठीक है। ये इनकी मेम्ब्रेन्स की कॉमनैलिटी है, लेकिन प्रोटीन्स की कॉमनैलिटी है और जो है इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है और ये जो है फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि इनके फंक्शन को इंडिकेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत से मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करती है, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर और पंप करवाती है। ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लार्ज स्टोर ऑफ कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है। जिसको ये आइसोलेट करके रखती है और जब मसल सेल स्टिमुलेट हो जाता है तब इसको रिलीज़ कर देती है। उसके अलावा इसका एक मेजर रोल है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन मसल सेल्स में। तो आइए ये देखते हैं एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन मसल सेल्स क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल क्या, जिसको ब्लैक एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, वो मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल पर पहुंचता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। ठीक है। फिर न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है जो कि डाउनवर्ड टी ट्यूब्यूल्स तक जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि उसमें स्टोर्ड होते हैं। फिर जब कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं और सार्कोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर जाते हैं तो उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाती है और बाद में क्या होता है कि वो कैल्शियम आयन जो है उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेकअप कर लेती है। ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है और जब मसल सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं तब कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करती है। ठीक है। तो इस तरह से एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग होती है मसल सेल्स में जिसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो होप सो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड लक।